से गरीब माँ बाप हैं हम, अपनी बेटी को गर्मी से भी नहीं बचा सकते, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। क्या फायदा हमारे दर्जी होने का जब हम अपनी बेटी को एक अच्छा कपड़ा तक नहीं पहना सकते। बेचारी के पास एक ही स्कूल यूनिफॉर्म है जिसे रोज धोती है, रोज पहनती है, और 2 जोड़ी कपड़े हैं वो भी फटे हुए। पापा आप लोग दुखी मत होइए, मुझे पता है आप लोग मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक दिन देखना हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। पूरा परिवार साथ बैठकर गर्मी और अपनी गरीबी से उलझ ही रहा होता है कि तभी सामने बड़े से घर के नीचे बने बुटीक के एसी के आउटडोर से तेज गर्म हवा आने लगती है। मम्मी अचानक इतनी तेज गर्म हवा कहाँ से आने लगी? बेटी ये सामने वाले एसी वाले बुटीक से आ रही है। जो बाहर डब्बा लगा है ना वो गर्म हवा फेंक रहा है और अंदर ठंडी हवा दे रहा है। माँ ये तो गलत बात है, हमारे ठीक घर के सामने गर्म हवा वाला पंखा लगा दिया है। वैसे ही हमारे घर में बिजली नहीं है, हमें कितनी गर्मी लगती है। बेटे कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ बिजली लेने की, पर हम गरीबों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम बिजली ले सके। ऊपर से बिजली विभाग के भी अलग ही ड्रामे चलते हैं, न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। गरीब दर्जी परिवार की बातें सामने बड़े घर की बालकनी में खड़ी अश्विनी सुन रही होती है। अरे बड़े डिजाइनर बनते हैं, इन गरीब दर्जियों की औकात ही क्या है। इन्हें तो मैं ऐसी गर्मी में परेशान करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। जब तक मेरे घर के सामने रहेंगे इन्हें कभी बिजली नहीं मिलेगी। अभी कंफर्म करती हूँ। अश्विनी अपने कमरे में जाकर फोन मिलाती है। जी अश्विनी जी, आज हमें कैसे याद कर लिया? मेरे सामने जो गरीब दर्जी माँ बाप और उनकी बेटी रहते हैं उन्हें बिजली तो नहीं दे रहे हो ना? अरे नहीं जी, हरगिज नहीं। जब तक वो परिवार आपके सामने रहेगा उन्हें कभी बिजली नहीं दूंगा, ऐसे ही गर्मी में रहेंगे। ठीक है। कुछ दिन बीतते हैं। एक तरफ गरीब दर्जी परिवार की बेटी सेजल गर्मी से अपने दिन काट रही है, वहीं दूसरी तरफ अमीर डिजाइनर अश्विनी अपने परिवार और अपनी एसी वाले बुटीक में मजे से रह रही होती है। तभी एक दिन शहर में डिजाइनिंग ड्रेस के कंपटीशन का अनाउंसमेंट करवाया जाता है। क्या डिजाइनिंग ड्रेस का कंपटीशन हो रहा है? सुना शारदा, एक बड़े से एसी वाले बुटीक में बड़े बड़े डिजाइनरों का कंपटीशन है। अगर हम भी उसमें अपनी सुंदर सुंदर सी ड्रेस सिलकर लेकर जाएंगे तो लोग हमारी कला भी पहचानेंगे। और सुना है जीतने वाले को एक सिलाई मशीन भी दी जाएगी। हमारी सिलाई मशीन पुरानी है, आजकल तो नई नई मशीनें आ गई हैं। हम उस कंपटीशन में जरूर भाग लेंगे। हाँ मम्मी पापा आप दोनों जरूर भाग लीजिए, मुझे पक्का विश्वास है आप दोनों ही जीतेंगे। आप दोनों से अच्छी डिजाइन कोई बना ही नहीं सकता। आप लोग सबसे बेस्ट दर्जी हो। हाँ ठीक है, चलो। जीतते भी नहीं है तो भी कुछ सीखने को मिलेगा इतने बड़े बड़े डिजाइनर के बीच एसी वाली बुटीक में। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन सुबह से ही शारदा और रामलाल अपने डिजाइनर ड्रेस बनाने में लग जाते हैं। रामलाल कपड़ों की कटिंग करता है और शारदा सिलाई करने लगती है। वाह पापा, आप लोगों ने एक रात में डिजाइन भी सोच लिया और अब बना भी रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप लोग सबसे बेस्ट डिजाइनर हो। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी अपने एसी वाली बुटीक में एक पेपर पर अपनी डिजाइनर ड्रेस का डिजाइन बना रही होती है। हाँ बनेगा मेरी डिजाइनर ड्रेस का डिजाइन। इतना सोचने के बाद हम डिजाइनर डिजाइन बनाते हैं और ये गरीब दर्जी सोचते हैं कि डिजाइनर बनना आसान है। पढ़ाई तो कोई भी कर लेगा, डिजाइन बनाना सबसे बड़ी बात है। इतना कहकर अश्विनी अपनी सिलाई मशीन पर बैठती है और कपड़ों की कटिंग करने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और दोनों अपनी अपनी ड्रेस लगभग तैयार कर लेते हैं। माँ कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है तुमने, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। बस इसमें थोड़ी सी कढ़ाई करनी बाकी है। इसकी बॉर्डर पर लेस लगाने की जगह मैं अपने हाथों से कढ़ाई कर दूंगी, बहुत सुंदर लगेगी। हाँ माँ चलो मिलकर कढ़ाई करते हैं। शारदा और सेजल मिलकर ड्रेस पर कढ़ाई करने लगती हैं। कुछ दिन बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है। अश्विनी अपनी बड़ी गाड़ी के पास खड़ी होती है और दूसरी तरफ शारदा, रामलाल और सेजल अपनी दुकान के बाहर खड़े होते हैं। मम्मी पापा जल्दी कीजिए ना, हम लोग लेट हो जाएंगे। मुझे आपको एसी वाले बुटीक में जीतते हुए देखना है। हाँ अब चलते हैं। ये गरीब दर्जी सोचते हैं कि हम डिजाइनरों से कंपटीशन करके जीत जाएंगे। एसी वाले बुटीक में बैठना इनके औकात के बाहर की बात है। इन्हें तो आज मैं बुटीक में कदम तक नहीं रखने दूंगी। इतना कहकर अश्विनी शहर के सबसे बड़े एसी वाले बुटीक में कंपटीशन अटेंड करने पहुंच जाती है। बुटीक के अंदर सभी डिजाइनर अपनी अपनी सीट पर बैठे होते हैं और एक सीट खाली होती है। ये खाली सीट किसके लिए है? हमने तो किसी को मना नहीं किया। हो सकता है कोई गरीब दर्जी अपनी कला दिखाने आ रहा हो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतने बड़े डिजाइनरों के बीच तुम गरीब दर्जी को बैठाओगे? किसकी बेइज्जती कराना चाहते हो, हमारी या उसकी? अगर वो गरीब दर्जी आए तो हम सब कंपटीशन छोड़कर चले जाएंगे। मैम आप गुस्सा मत होइए, यहाँ सब अपनी कला दिखाने आए हैं।
अश्विनी की बात सुनकर मैनेजर घबरा जाता है और तुरंत बुटीक के बाहर पहुंचता है जहां गरीब परिवार खड़ा होता है। क्या हुआ, आप लोग यहाँ अंदर कहाँ से चले आ रहे हैं? अंकल, हमने भी डिजाइनिंग ड्रेस के कंपटीशन में भाग लिया है। अरे बेटा, मजाक मजाक में अगर नाम लिखवा भी लिया हो तो चुपचाप वहाँ से चले जाओ। यहाँ तुम लोगों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं नहीं भैया, हमने भी अपनी डिजाइनर ड्रेस बनाई है, हमारा भी नाम है, हमें अंदर जाने दीजिए। अरे तुम गरीब लोग अपनी बेटी को ढंग के कपड़े पहना कर नहीं ला सकते और कहते हो डिजाइनर ड्रेस बनाई है। चलो भागो यहाँ से। अंकल, हमें प्लीज अंदर जाने दो, सच में मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी ड्रेस बनाई है। ये फटीचर लड़की, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी। गरीब दर्जी की बेटी होकर मुझसे जुबान लड़ाती है, एक तमाचा खींच कर दूंगा। चल भाग यहाँ से वापस। और तुम दोनों गरीब दर्जी अपनी बेटी को उठाओ और चलते बनो यहाँ से, आए बड़े कंपटीशन में भाग लेने। इतना कहकर मैनेजर बुटीक के अंदर चला जाता है और सेजल अपनी गरीब माँ बाप के साथ अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही रात होती है। अंधेरे कमरे में सेजल सो रही होती है और रामलाल और शारदा पास बैठे रो रहे होते हैं। एक बाप होने के बाद भी मैं अपनी बेटी को इज्जत भरी जिंदगी नहीं दे पा रहा हूँ। उस मैनेजर ने किस तरह हमारी बेटी को गरीब दर्जी की बेटी कहकर बेइज्जत कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। हमारी ही गलती है कि हम बड़े बनने के अरमान लेकर इस बड़े शहर में आ गए। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना पैसे, बस अपनी कला लेकर आए हैं और इस शहर में तो कला को कोई पूछता तक नहीं। अब मुझे नहीं पता कि हमारा क्या होगा। इतना पता है कि हमारा सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। हम कभी भी अपना एसी वाला बड़ा सा बुटीक नहीं बना पाएंगे। इतना कहकर रामलाल और शारदा एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं और सेजल आंख खोलकर अपने माँ बाप को देखती है। मम्मी पापा, आपको लग रहा है कि आपकी बेटी सो रही है, पर मैंने आपके सपने सुन लिए। मैं खुद से वादा करती हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गरीब दर्जी माँ बाप को एसी वाला बुटीक खरीद कर दूंगी और उनका अधूरा सपना पूरा करूंगी। इसी तरह रात बीतती है। अगले दिन सेजल स्कूल से वापस आती है और शारदा सिलाई मशीन पर काम कर रही होती है। मम्मी, ये तुम इतनी अच्छी सिलाई कैसे कर लेती हो? मुझे भी सिलाई करना सिखाओ। बेटी, अब हमारी तरह दर्जी बनकर क्या करेगी? हम तो तेरा पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पाते। नहीं माँ, मुझे भी तुम्हारी ये कला सीखनी है, तुम्हें मुझे सिखाना ही पड़ेगा। हाँ बेटी, हाँ, हम तुझे ये कला जरूर सिखाएंगे। देख, ये सिलाई मशीन है, इसमें सुई में धागा डालते, एक धागा नीचे की तरफ होता है और ऐसे कपड़ों को घुमाकर सिलाई करते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं और सेजल अपनी माँ की सिलाई करते हुए देखती रहती है। एक दिन सेजल अपने पिता के साथ कपड़ों के बाजार आती है। देख बेटी, ये पतला कपड़ा है तो इसके लिए पतला धागा और पतली सुई लेंगे, और ये मोटा कपड़ा है तो इसके लिए अलग धागा लगेगा और इसे अलग तरीके से सिलना पड़ेगा। अरे वाह भैया, कपड़ों की इतनी अच्छी पहचान है तुम्हें। बिल्कुल सही बता रहे हो। कपड़ों पर सिलाई ऐसे ही होती है, वरना कपड़े फट जाते हैं। ये मेरे पापा हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट दर्जी हैं अंकल। ऐसे दिन बीतते हैं। एक दिन सेजल अपनी फटी यूनिफॉर्म में घर से निकलती है और दूसरी तरफ श्रुति अपनी नई यूनिफॉर्म में गाड़ी के पास खड़ी होती है। वो देखो, गरीब दर्जी की बेटी, ये भी स्कूल पढ़ने जा रही है। इसे कोई बताता क्यों नहीं कि लोगों के घर कपड़े इकट्ठा करें तो ज्यादा पैसे कमा लेगी। सेजल की बेइज्जती करके श्रुति अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन बाद सेजल गली में बच्चों के साथ खेल रही होती है और श्रुति अपने महंगे खिलौने के साथ वहां आती है। अरे श्रुति, तेरे पास कितनी अच्छी गुड़िया, मुझे भी खिलाएगी? नहीं, तुम लोग उस गरीब लड़की के दोस्त हो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगी। कौन है उसकी दोस्त? हम तो नहीं है, चल हम तेरे साथ खेलेंगे। देखा, सब मेरे साथ खेलेंगे, तू अकेली खेल। श्रुति बच्चों के साथ खेलने लगती है और सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात अंधेरे में सेजल सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलना शुरू करती है। अरे बेटी, क्या कर रही है? मत कर सिलाई, सिलाई खराब हो जाएगी। हमारे पास पैसे भी नहीं है दोबारा बनाने के लिए। रुकिए जी, वो सही कर रही है। मम्मी पापा, मैंने एक डिजाइन सोचा है, बस उसी को सिलने की कोशिश कर रही हूँ। सेजल कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर एक रंगीन फ्रॉक बनाती है जिस पर बर्फी के जैसे डिजाइन बने होते हैं। इसी तरह सेजल अपने माँ बाप के साथ बड़ी होती है और अब सेजल 25 साल की हो चुकी है। अरे सेजल बेटी, तूने मेरे कपड़े सिले या नहीं? दीदी, तुमने मेरी स्कूल यूनिफॉर्म सिली या नहीं? अरे सेजल बेटी, तूने मेरी बेटी की शादी का लहंगा सिलाया या नहीं? उस पर अपने हाथों की कारीगरी की या नहीं? अरे शांत हो जाइए आप लोग, मैंने आप सभी के कपड़े तैयार कर दिए हैं और चाची, आपकी बेटी के लहंगे पर मैंने अपने हाथों से ही कारीगरी की है। वो देखिए, यहाँ टंगाया आपका लहंगा। वाह, क्या सुंदर कारीगरी की है तूने लहंगे पर। इतना सादा सा लहंगा था, तूने इसे प्रीमियम बना दिया। अरे यही तो कला है, गरीब दर्जी की बेटी है, अपने गरीब दर्जी माँ बाप से सीखकर उनसे भी अव्वल दर्जे की दर्जी है हमारी सेजल।
सेजल सभी को उनके कपड़े देती है और पैसे ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति अपनी माँ के साथ अपने एसी वाले बुटीक के बाहर खड़ी होती है। मम्मी, इस गरीब दर्जी की दुकान के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? हमने इतना अच्छा बुटीक खोला है, एसी लगवाया है, वहां तो एक पंखा तक नहीं है, फिर भी लोग गर्मी में उसके पास मरे जा रहे हैं। अरे बेटा, पहले तो हमारा बुटीक बहुत अच्छा चलता था, और जब से इस गरीब दर्जी की बेटी ने सिलाई करना शुरू किया है, तब से इसने सभी पड़ोसियों से कम पैसे लेकर सबको अपनी तरफ खींच लिया है। और ये लोग भी गधे हैं, किसी को फैशन और डिजाइन की नॉलेज ही नहीं है। कुछ भी बनाकर दे देती है और ये लोग ले लेते हैं। चल तो हमारे बुटीक में हम अपने फैशनेबल ग्राहकों के लिए ही कपड़े बनाएंगे, इन गरीब पड़ोसियों के लिए नहीं। हा आई बड़ी अमीर डिजाइनर, एसी वाला बुटीक, सब ढकोसला है। एक दिन ब्लाउज बनाने दिया था इनकी बेटी को, हालत खराब हो गई थी इसकी, और कहती है कि मैं बड़ी डिजाइनर हूँ। अरे घंटा डिजाइनर है, इससे अच्छी तो हमारी गरीब दर्जी की बेटी है। सिलाई भी अच्छे से जानती है और अच्छे से डिजाइन भी बना लेती है, और ये बस डिग्री लेकर बुटीक खोल कर बैठी हुई है। ऐसी सेजल धीरे धीरे अपने माँ बाप की कला से पड़ोसियों का दिल जीत चुकी थी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। श्रुति अपने बुटीक में कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े काट रही होती है, तभी एक कपल आता है। आइए। आप इतने बड़े बुटीक में क्या कर रही हैं? एसी भी लगा रखा है। जी, हम अमीर डिजाइनर है, हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए हमने एसी वाला बुटीक खोला है। हम फैशनेबल लोगों के कपड़े डिजाइन करते हैं। बताइए आपको क्या बनवाना है? अगर आप अच्छे कपड़े बनाती हैं तो हमारे लिए 5-6 जोड़ी कपड़े बना दीजिए। जी बिल्कुल बना दूंगी। आशुतोष और प्रियंका अपने कपड़ों के माप देते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद श्रुति कपड़े काटने बैठती है और कपड़े काटना शुरू करती है। यार, ये कपड़े इतने मोटे क्यों होते हैं, एक बार में कटते ही नहीं। ये कपड़ा तो खराब हो गया, अब दूसरे कपड़े पर कोशिश करती हूँ। श्रुति अलग अलग कपड़ों को काटने की कोशिश करती है, पर सही से काट नहीं पाती और जैसे तैसे कपड़े काटकर सिलने बैठती है। इतना मुश्किल काम मैं करती हूँ, मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है। आसान बात है क्या डिजाइन करना? ये गरीब दर्जी तो जैसे तैसे कुछ भी सिल देते हैं। मैं पहले डिजाइन करती हूँ, फिर सिलती हूँ। ऐसे ही श्रुति आशुतोष और प्रियंका के लिए अपने डिजाइन किए हुए कपड़े सिलती है। एक हफ्ता बीत जाता है और दोनों कपड़े लेकर शादी में चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद आशुतोष और प्रियंका वापस आते हैं। अरे वापस आ गए आप लोग? और कपड़े बनवाने हैं क्या? और कपड़े नहीं बनवाने, पहले ये बताइए आपको डिजाइनर किसने बनाया? आपको कपड़े डिजाइन करना तो छोड़िए, सिलना तक आता है या नहीं? तुमने ऐसा कपड़ा सिला कि कंधे से ही नहीं आ रहा था। अगर कंधा ही अंदर नहीं जाएगा तो कोई शर्ट कैसे पहनेगा? मैंने तो सही कपड़ा सिला था, माप भी सही लिया था। तुम ही मोटे हो गए होगे। अब जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। श्रुति का रवैया देखकर आशुतोष और प्रियंका नाराज होकर उसके बुटीक से बाहर निकल जाते हैं और सामने सेजल की दुकान पर भीड़ देखकर उसके पास चले आते हैं। ये तो दर्जी की दुकान लग रही है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? सामने इतना बड़ा एसी वाला बुटीक है और यहाँ एक दर्जी की दुकान पर इतनी भीड़। अरे कहाँ का डिजाइनर, ये कपड़ा सिलना भी नहीं आता उसे। जी आपको कुछ करवाना है? ये शर्ट मुझे फिट नहीं आ रही है, इस शर्ट को ठीक कर सकती हैं क्या? और ये मेरी बीवी की ड्रेस, इसे भी उस डिजाइनर ने खराब कर दिया है, इसे ठीक कर सकती हैं क्या? हाँ, कोशिश करती हूँ। इतना कहकर सेजल आशुतोष की शर्ट लेती है और थोड़े कपड़े जोड़कर सिलाई करके देती है। आशुतोष शर्ट पहनता है। अरे ये आपने कैसे किया? जी, आदमी के कंधे चौड़े होते हैं तो माप से 2 इंच ज्यादा कपड़ा लगता है। इसमें वो 2 इंच कपड़ा नहीं था, बस वही लगा दिया। मेरी ड्रेस का भी कुछ कर दीजिए, ये सिंगल स्ट्रिप है और बहुत ज्यादा डीप है। सेजल ड्रेस में नेट वाली बाजू लगा देती है और सामने की तरफ एक छोटी चेन लगा देती है। मैंने आपकी सिंगल स्ट्रिप में बाजू लगा दी और ये चेन है, आप जब चाहे इसे बंद या खुला रख सकती हैं। अरे कौन कहता है कि तुम दर्जी हो? असली डिजाइनर तो तुम हो। उसने अच्छे कपड़े खराब कर दिए और तुमने खराब कपड़ों को अच्छा कर दिया। आज से हम तुम्हारे पास ही कपड़े सिलवाने आएंगे। कितने पैसे हुए? अब इसके क्या पैसे लूं? फिर कभी आइएगा तो इसमें जोड़कर ले लूंगी। अभी आप जाइए। आशुतोष और प्रियंका चले जाते हैं। वहीं अपनी बालकनी में खड़ी अश्विनी ये सब देखकर चिढ़ रही होती है और सेजल अपने माता पिता के साथ अभी भी गर्मी में अपनी जिंदगी बिता रही होती है। तभी एक दिन, अरे श्रुति, तू बुटीक में बैठी हुई है, शहर में डिजाइनर कपड़ों का कंपटीशन होने वाला है, जा अपना नाम लिखवा के आ। माँ, मैं इतनी बड़ी डिजाइनर हूँ, लोगों ने पहले ही मेरा नाम लिख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार देख कर आती हूँ। इतना कहकर श्रुति अपने एसी वाले बुटीक से निकलती है और कंपटीशन सेंटर पहुंचती है, जहां सेजल काउंटर पर अपना नाम लिखवा रही होती है। आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? जी नहीं, मैं एक दर्जी हूँ, मैंने अपने माँ बाप से सीखा है। अच्छा ठीक है, आपका नाम लिख लिया है, आप कंपटीशन के दिन आ जाइएगा। ये लोग भी पूरे गधे हैं, पता है इसके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी इसे कंपटीशन में बुला रहे हैं। ये डिजाइनर कपड़ों का कंपटीशन है, यहाँ कोई भी अपने डिजाइन्स लेकर आ सकता है।
मैं भी अपनी डिजाइन बनाऊंगी और उसे कंपटीशन में लेकर आऊंगी। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम इसमें आ पाओगी? और अगर आ भी गई तो जीत पाओगी? बरसों पहले ये कंपटीशन मेरी माँ ने जीता था और अब उनकी बेटी जीतेगी, किसी गरीब दर्जी की बेटी नहीं। जीतूंगी तो मैं ही, जो करना है कर लो। इतना कहकर सेजल अपने घर चली जाती है और डिजाइन सोचकर कपड़े काटने लगती है। वहीं श्रुति अपने बुटीक में डिजाइन बनाकर फाड़ती रहती है। यार कोई अच्छा डिजाइन बन ही नहीं रहा। उस गरीब दर्जी को हराने के लिए कुछ खास बनाना पड़ेगा। तुझसे अभी तक डिजाइन भी नहीं बनी। जा देख वो गरीब दर्जी, उसने तो कपड़ों की कटिंग भी शुरू कर दी। ऐसे कैसे जीतेगी तू? माँ तुम चिंता मत करो, जीतूंगी तो मैं ही। जरा देखूं वो क्या बना रही है। इतना कहकर श्रुति चुपके से सेजल को देखने लगती है। मैं यहाँ सोच भी नहीं पा रही हूँ और ये इतनी आसानी से कपड़े काट रही है। इतनी आसानी से कटिंग कैसे कर रही है? बहुत जल्दी है इसे जीतने की, मैं जिताती हूँ इसे। इतना कहकर श्रुति वहां से चली जाती है। दोपहर होती है और सेजल अपने माँ बाप के साथ बैठी होती है। माँ मैंने डिजाइन भी बना ली, कटिंग भी कर ली, अब बस सिलाई और कढ़ाई बाकी है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति चुपके से सेजल की सिलाई मशीन में कांच का पाउडर डाल देती है। थोड़ी देर बाद सेजल सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलना शुरू करती है। अरे ये धागा बार बार टूट कैसे रहा है? ऐसा तो कभी नहीं होता। क्या हुआ बेटी, क्यों परेशान हो रही है? देखिए ना पापा, बार बार धागा टूटा जा रहा है। अरे बेटी एक बार मशीन खोलकर साफ कर लो, हो सकता है अंदर कुछ फंसा हो जिसकी वजह से धागा कट रहा हो। शारदा के कहने पर सेजल मशीन खोलकर साफ करती है और उसमें से कांच के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं और फिर से सिलाई शुरू करती है। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और सेजल अपनी डिजाइनर ड्रेस तैयार कर लेती है। श्रुति बेटी तूने अपने कपड़े डिजाइन किए या नहीं? बस माँ कर ही रही हूँ, अभी कटिंग करके सिलना है। जल्दी कर बेटी। वो गरीब दर्जी तो अपने कपड़े सिल भी चुकी है और ग्राहकों के भी काम कर रही है। ये अपने कपड़े भी सिल रही है और ग्राहकों के भी। इससे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। रात होती है और श्रुति एक पिंजरे में चूहे लाकर सेजल की दुकान में छोड़ देती है और चूहे सेजल की डिजाइन की गई ड्रेस कुतर देते हैं और अगले दिन सेजल अपनी कुतरी हुई ड्रेस देखती है। हे भगवान, मेरी डिजाइन की ड्रेस चूहों ने कुतर दी, पर हमारे घर में चूहे कहाँ से आए? हमारे घर में तो चूहे नहीं थे। अरे बेटी हमारे घर में बिजली कहाँ है? पूरे दिन हम गर्मी और पसीने से लथपथ रहते हैं और रात में अंधेरे में सोते हैं। उसी समय चूहे आ गए होंगे। बेटी अब तो क्या करेगी, कंपटीशन कैसे जीतेगी? इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाली हूँ मैं। अभी भी वक्त है, मैं दोबारा ड्रेस तैयार करूंगी। सेजल एक बार फिर अपनी ड्रेस सिलने बैठती है और बाहर खड़ी श्रुति उसे देख रही होती है। ये हार नहीं मानेगी तो मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। बड़ी तेज चलती है इसकी सिलाई मशीन, आज रात इसे बताती हूँ। रात होती है, सेजल दुकान का शटर बंद करके घर के अंदर सोने चली जाती है और सभी हाथ पंखे से हवा करते हुए सो जाते हैं। देखो यही दुकान है, शटर खोलकर अंदर से सिलाई मशीन उठा ले जाओ। ठीक है, चोरी तो कर लेंगे पर कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम संभाल लोगी ना? अरे ये गरीब दर्जी की दुकान है, तुम आराम से ले जाओ, कुछ हुआ तो मैं देख लूंगी। दोनों चोर ताला तोड़कर शटर खोलते हैं और सिलाई मशीन उठाकर ले जाते हैं और शटर बंद कर देते हैं। अगली सुबह सेजल दुकान पर आती है और मशीन गायब देखती है। माँ ये देखो हमारी सिलाई मशीन नहीं है। क्या सिलाई मशीन नहीं है? अरे भगवान, हमारी सिलाई मशीन कहाँ चली गई? बेटी मुझे तो लगता है कोई तुझे कंपटीशन में भाग लेने से रोकना चाहता है। पहले मशीन खराब हुई, फिर कपड़े खराब हुए और अब मशीन ही चोरी हो गई। अरे कुछ तो गड़बड़ है। मेरे बचपन से लेकर अब तक हमारा एक ही दुश्मन रहा है। मम्मी पापा आप लोग घबराइए मत, वैसे भी कंपटीशन जीतने पर नई मशीन मिल ही जाएगी। पुराना चला गया तो क्या हुआ? तो कैसी बातें कर रही है? अब तू अपनी ड्रेस कैसे तैयार करेगी? ड्रेस तो मैं तैयार करूंगी माँ। इस गरीब दर्जी की बेटी को इतनी कला आती है कि मशीन से सिलूं या हाथ से, ड्रेस वैसी ही बनेगी। सेजल अपना सामान लेकर खिड़की के पास बैठकर हाथ से कपड़े सिलना शुरू करती है। बेटी तू बाहर सिलती तो थोड़ी हवा लगती, अंदर तो तू पूरी पसीने में भीग गई है। माँ पसीने से नहाऊंगी तभी तो इतिहास बदलेगा, आप चिंता मत करो। 2 दिन और 2 रात सेजल पसीने में तरबतर होकर हाथ में ड्रेस सिलती है और कढ़ाई करके सुंदर डिजाइन बनाती है। कंपटीशन का दिन आता है और श्रुति अपने बुटीक में अधूरी ड्रेस के साथ खड़ी होती है। ओह नो, उस गरीब दर्जी की बेटी के चक्कर में मैं अपनी ड्रेस पूरी ही नहीं कर पाई। अब क्या करूं? इतनी बड़ी डिजाइनर हूं मैं, अगर किसी के कपड़ों पर अपना लोगो लगा दूं तो वो मेरे ही हो जाएंगे। श्रुति एक सुंदर ड्रेस पर अपना लोगो लगाकर कंपटीशन में पहुंच जाती है। स्टेज पर सभी डिजाइनर अपने कपड़ों के साथ खड़े होते हैं और सामने जज बैठे होते हैं। एक डिजाइनर की सीट खाली है, वो सीट किसकी है? वो एक गरीब दर्जी है, वो नहीं आने वाली, आप फैसला सुनाइए। तब तो इस कंपटीशन की विनर है शहर की सबसे। रुक जाइए, कौन हो तुम? मैंने भी इस कंपटीशन में भाग लिया है
मैंने भी अपनी डिजाइनर ड्रेस बनाई है। मैंने तो इसकी सिलाई मशीन चोरी करवा दी थी, तो इसने ड्रेस कैसे बना ली? कहीं मेरी तरह तो नहीं? नहीं, इसके पास इतने पैसे कहाँ हैं? हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, अपनी ड्रेस दिखाइए। सेजल पसीने से भीगी हुई स्टेज पर जाती है और मॉडल को अपनी ड्रेस पहनाकर जजेस के सामने खड़ा करती है। इस ड्रेस की क्या खासियत है? इस ड्रेस को मैंने पूरी तरह हाथों से सिला है। इसमें हाथों की कढ़ाई है, हाथों की सिलाई है। ये पूरी तरह हैंडमेड है और यूनिक डिजाइन की ड्रेस है। हम तो श्रुति जी को विजेता घोषित करने जा रहे थे, पर इस डिजाइनिंग कंपटीशन की हमारी विजेता हैं सेजल जी। विजेता सेजल जी को इनाम में मॉडर्न सिलाई मशीन और 50,000 रुपए दिए जाते हैं। हॉल में चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं। सेजल को नई सिलाई मशीन और 50,000 रुपए इनाम दिया जाता है। मुझ जैसे डिजाइनर के सामने एक गरीब दर्जी कैसे जीत सकती है? मेरी ड्रेस इतनी अच्छी है, इसकी ड्रेस में ऐसी क्या खास बात है? अरे ये ड्रेस तो मैंने कहीं देखी है। हाँ, मैंने रील में देखी थी। ये ड्रेस एक एक्ट्रेस ने पहनी थी। अरे ये तो सेकंड कॉपी ड्रेस है। श्रुति जी, इतनी बड़ी डिजाइनर की बेटी होकर आप धोखे से जीतना चाहती थी। आपको इस कंपटीशन की डिजाइनर्स की लिस्ट से निकाला जाता है। अब कभी इस तरह के कंपटीशन में आप भाग नहीं ले पाएंगी। दर्शक श्रुति पर टमाटर और चप्पल फेंकने लगते हैं। श्रुति किसी तरह जान बचाकर वहां से भागती है। वहीं सेजल खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घर लौटती है और इनाम के जीते हुए पैसों से एक सुंदर सा एसी वाला बुटीक खरीदती है और अपने गरीब माँ बाप के हाथों से उद्घाटन करवाकर सेजल शारदा को बुटीक के अंदर लेकर आती है। बेटी, तूने अपने गरीब माँ बाप का सपना पूरा कर दिया। एक एसी वाला बुटीक बनाना और उसमें अपनी कला से। इतना कहते हुए शारदा रो पड़ती है और अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। बेटी, अपने बचपन का सपना हम जवानी में लेकर इस शहर में आए थे, पर गरीबी की बोझ तले कभी पूरा ही नहीं कर पाई। पर तूने ये अपने गरीब दर्जी माँ बाप का सपना बुढ़ापे में पूरा किया है। हमें तुझ पर बहुत गर्व है बेटा, गर्व है बेटी। इतना कहकर रामलाल और शारदा दोनों खुशी से रो पड़ते हैं। सेजल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और सेजल अपने माँ बाप से लिपट जाती है। उद्घाटन में आए सभी लोगों की आंखें भर जाती हैं। सेजल बेटी, क्या अपने माँ बाप के साथ आंसू भी बहाती रहेगी या अपनी एसी वाली बुटीक में कपड़े सिलना शुरू करेगी? लेकिन याद रखना, पैसे उतने ही दूंगी जितने पहले देती थी। आंटी, आप लोगों की बदौलत ही तो मैंने अपने माँ बाप का अधूरा सपना पूरा किया है। आपके कपड़े तो मैं फ्री में सिल दूंगी। माँ आओ, तुम्हें और एक चीज दिखाती हूँ। इतना कहकर सेजल अपने माँ बाप को एक सिलाई मशीन के पास लाती है जिसके ठीक सामने एसी लगा होता है। मम्मी पापा, ये आपकी सिलाई मशीन है और वो रहा सामने एसी। आप यहाँ सिलाई करेंगे और सामने कांच की दीवारें और दरवाजे से सब आपकी दर्जी की कला देखेंगे। बेटी, आज हमें अपना वो दिन याद आ गया जब हम जवानी के दिनों में शारदा पसीने से लथपथ कपड़े सिल रही होती है और रामलाल अखबार से हवा कर रहा होता है। कितनी गर्मी हो रही है, हाथ तक पसीने से भीग गए, सुई भी नहीं पकड़ी जा रही। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। देखो, कोई ग्राहक तक नहीं आ रहा है इतनी गर्मी की वजह से। मम्मी पापा, अब ग्राहक आएंगे। सेजल के बुटीक में बड़े बड़े लोग आने लगते हैं और शारदा और रामलाल से अपने कपड़े डिजाइन करवाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन एक औरत शारदा और रामलाल के बुटीक में आती है। शारदा जी, मेरी बेटी की शादी है, एक अच्छा सा वेडिंग लहंगा डिजाइन कर दीजिए। क्या कहा आपने? शारदा जी? अरे अब भाग्यवान, अब हमें लोग इज्जत से बुलाने लगे हैं। शारदा अश्विनी की बुटीक में आई होती है। ए गरीब दर्जी, कहाँ घुसी चली आई? जी, मैं बहुत अच्छे कपड़े सिलती हूँ, आपके पास काफी ग्राहक हैं। आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे लिए काम करे। आइंदा मेरे बुटीक में कदम रखने की हिम्मत मत करना। पूरा बुटीक गंदा कर दिया। बेटी, आज हमारे सारे सपने पूरे हो गए। एसी वाला बुटीक, इज्जत, हमारी कला का सम्मान, सब हमें मिल गया। नहीं पापा, अभी सब नहीं मिला है। अभी किसी का दिया हुआ प्यार ब्याज समेत लौटाना है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सेजल कम दामों में अच्छे और डिजाइनर कपड़े सिलना शुरू करती है। धीरे धीरे श्रुति के ग्राहक भी सेजल के बुटीक में आने लगते हैं। इसी तरह एक महीना बीतता है और श्रुति और अश्विनी अपने बुटीक के बाहर खड़ी सेजल के बुटीक को देख रही होती हैं। इस गरीब दर्जी की बेटी की वजह से मेरा पूरा काम चौपट हो गया। 100 रुपए में लोगों के काम कर रही है। इतना बड़ा बुटीक खोल लिया पर अभी भी गरीबों वाली हरकत नहीं छोड़ी। अरे ये गरीब दर्जी हमेशा से हमारे दुश्मन रहे हैं। इसे तो मैं आज सबक सिखा कर रहूंगी। इतना कहकर श्रुति सेजल के बुटीक में आती है और बुटीक ग्राहकों से भरा होता है। अरे श्रुति, तुम यहाँ मेरे मम्मी पापा की बुटीक में? क्या हुआ? ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। तुझ जैसी गरीब दर्जी की बेटी ने धोखे से कंपटीशन जीतकर एक बुटीक क्या ले लिया, इतना इतराने लगी। मैं बचपन से ही अमीर डिजाइनर की डिजाइनर बेटी हूँ। मुझसे टक्कर लेने की कोशिश मत कर। मैं कहाँ तुझसे टक्कर लेने की कोशिश करी हूँ?
मैंने तो बस अपने गरीब माँ बाप का सपना पूरा किया है, जो शायद बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, पर किसी जलनखोर की वजह से नहीं हो पाया था। जबान संभाल कर बात कर, तुम्हारी तरह डिजाइनर नहीं है, याद रख तू एक गरीब दर्जी है। श्रुति की बात सुनते ही सेजल के बुटीक के आए ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ता है। अरे चुप हो जाओ, तुमसे बहुत अच्छे कपड़े सिलती है सेजल। तुझे ब्लाउज तक सिलना नहीं आता और बड़ी डिजाइनर बनने चली, निकल यहाँ से। श्रुति, जाते जाते मेरे मम्मी पापा की बुटीक का दरवाजा बंद कर देना, वो क्या है ना, एसी चल रहा है। सेजल की बातें सुनते ही श्रुति आग बबूला हो जाती है और गुस्से में बुटीक से बाहर निकलती है। तभी सामने अपने बुटीक में कुछ ऑफिसर्स को ताला लगाते हुए देखती है और तुरंत ऑफिसर्स के पास पहुंचती है। श्रुति, ये लोग हमारे बुटीक में ताला क्यों लगा रहे हैं? कौन है आप लोग? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुटीक में ताला लगाने की? खोलिए ताला। जरा आहिस्ता बात कीजिए, हम बैंक की तरफ से आए हुए ऑफिसर से। आपने बैंक से लोन लिया था और 2 महीने से लोन की किस्त नहीं भरी है, और हमें पता चला है कि आपने डिजाइनिंग कंपटीशन में चीटिंग की थी, जिससे आपके पास एक भी